बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ से वाबस्ता चंद अफराद झूठ का कारोबार कर रहे हैं। झूठ का सहारा लेकर सियासी मुखालिफत को रियासती मुखालिफत में ढाल रहे हैं। मन घड़त बातों से आवाम को बदजन कर रहे हैं। साजिशी नजरियात घड़कर गुमराही फैला रहे हैं। अफवाहों का बाजार गर्म करके इंतशार को हवा दे रहे हैं। सियासत के नाम पर रियासत के खिलाफ सफारा हो रहे हैं। इस चलन की हालिया मिसाल उस वक्त सामने आई जब वजीर आजम शहबाज शरीफ और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान होने वाली मुलाकात पर झूठ का तूफान बर्पा किया गया। इस तूफान की बुनियाद RT इंडिया नामी एक एक्स अकाउंट था। इस एक्स अकाउंट से यह तो वाजे नहीं होता कि इसका ताल्लुक रूस के सरकारी मीडिया इदारे RT से है, लेकिन यह जरूर वाजे होता है कि इस अकाउंट का ताल्लुक भारत से है। RT इंडिया ने एक्स पर 14 सेकंड्स की एक वीडियो पोस्ट की जिसमें शहबाज शरीफ को पाकिस्तानी झंडे के साथ रखी गई एक कुर्सी पर बैठे दिखाया गया, जबकि उनके बराबर में रूसी झंडे के साथ लगाई गई एक कुर्सी खाली पड़ी है। RT इंडिया ने दावा किया कि पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ 40 मिनट तक रूसी सदर पुतिन का इंतजार करते रहे और फिर उठकर इस कमरे में चले गए जहां रूसी सदर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ बात कर रहे थे। भारत से वाबस्ता अकाउंट की इस ट्वीट पर सच्चाई जानने की कोशिश के बजाय तहरीक इंसाफ के वाबस्तगान ने शहबाज शरीफ पर ही तनकीद शुरू कर दी। शहबाज गिल ने लिखा, यह बदकिस्मती है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। शहजाद अकबर ने इसे अलमिया और नाकामी करार दिया। मोहित पीरजादा ने लिखा, शहबाज शरीफ को अपनी औकात का इल्म हो गया। तहरीक इंसाफ के अकाउंट से एक ट्वीट को रीपोस्ट किया गया जिस पर लिखा था, जो मांगने वाले होते हैं उनकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती। यूं एक भारतीय अकाउंट की ट्वीट पर तहरीक इंसाफ के वाबस्तगान ने पाकिस्तानी वजीर आजम को जी भर कर बुरा भला कहा और बाद में RT इंडिया ने वो ट्वीट ही डिलीट कर दी। RT इंडिया ने लिखा, वो ट्वीट वाकयात की गलत तर्जुमानी कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद एक गलत ट्वीट पर गलत बयानियां बनाने वालों ने माजरत का एक लफ्ज तक ना पोस्ट किया। तहरीक इंसाफ के हामी यूट्यूबर के खिलाफ तो केस साबित भी हो चुका है कि उन्होंने एक फौजी अफसर पर झूठे इल्जाम लगाए और उनकी किरदार खुशी की। बरतानवी अदालत ने उन्हें 50,000 पाउंड जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया है और अदालत के हुक्म पर आदिल राजा ने यह ट्वीट भी किया है कि उनके लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद थे। तहरीक इंसाफ की ही एक सरगर्म कारकुन फलकनाज जावेद वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की फेक वीडियो फैला चुकी हैं और इसी इल्जाम में गिरफ्तार की गई। तहरीक इंसाफ से वाबस्ता रुकने कौमी असम्बली शानदाना गुलजार ने यह झूठा इल्जाम लगा दिया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से मिले हैं। इस इल्जाम के साथ शानदाना गुलजार ने एक तस्वीर भी पोस्ट की थी जिसमें शहबाज शरीफ किसी शख्स से हाथ मिला रहे हैं। उन्होंने लिखा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने तो इसराइल को तस्लीम ही नहीं किया है। लेकिन दरअसल वो तस्वीर इसराइली वजीर आजम की नहीं बल्कि आर्मेनिया के वजीर आजम की थी और मिस्र के शहर शर्म अल शेख में होने वाले अमन इजलास के दौरान ली गई थी। सच सामने आने पर शानदाना गुलजार ने ट्वीट तो डिलीट कर दी, लेकिन यह तस्लीम ना किया कि उन्होंने झूठ बोला था। इसके बजाय उन्होंने लिखा कि वो ट्वीट इसलिए डिलीट कर रही हैं क्योंकि ये वाजे नहीं है। कासिम खान सूरी तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं। उन्होंने गुज़िश्ता साल नवंबर में ट्वीट की कि बानी तहरीक इंसाफ को अडयाला जेल से निकालकर GHQ के एक छोटे से सेल में बंद कर दिया गया है। कासिम खान सूरी के मुताबिक दिन भर बानी PTI के मुंह पर काला कपड़ा डाला जाता है, उन पर बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है। इसी ट्वीट को PTI के सरकारी ट्विटर हैंडल से भी पोस्ट किया गया और तशवीश का इजहार किया गया। कासिम सूरी ने यह भी लिखा कि बानी तहरीक इंसाफ को कोई ऐसी चीज दी गई है जिससे उनका जहनी तवाजुन खराब होने का खतरा है। इस दावे के जरिए भी परेशानी फैलाई गई, लेकिन सबूत कोई भी ना पेश किया गया। तकरीबन 4 लाख लोगों ने इस ट्वीट को देखा। जब तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता साल नवंबर में एहतजाज किया था तो उस वक्त यह दावा भी कर दिया था कि एहतजाज के दौरान महीना फायरिंग से 278 अफराद मारे गए हैं। इस दावे ने मुल्क भर में खौफ फैला दिया था। बाद में तहरीक इंसाफ इस दावे का कोई भी सबूत पेश न कर सकी। इस दावे के अलावा भी गुज़िश्ता साल नवंबर के एहतजाज पर तहरीक इंसाफ की जानिब से बेशुमार गुमराहकुन ट्वीट्स की गई। एक खून आलूद सड़क की तस्वीर यह कहकर ट्वीट की गई कि जैसे बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद जाए वकुआ को धोया गया था, इसी तरह डी चौक इस्लामाबाद पर भी जाए वकुआ को धोया गया, जिसमें एक हजूम पहाड़ी इलाके में खड़ा है और हजूम में मौजूद हर फर्द ने हाथ में मोबाइल उठा रखा है। इस मोबाइल फोन की टॉर्च रोशन कर रखी है और नारे लगा रहे हैं। 25 नवंबर 2024 को शहजाद गिल ने यह वीडियो ट्वीट करते हुए तासुर देने की कोशिश की कि मुजाहिरीन इस्लामाबाद पहुंचकर वहां काबिज हो चुके हैं। इस फुटेज के साथ दिखा गया कि यह शाम के वक्त के मनाजिर हैं, इन्हें देखकर कौन कौन परेशान हुआ होगा, लेकिन असल में यह फुटेज इस्लामाबाद की नहीं बल्कि लीबिया की थी।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा आरिफ अलवी तो सदर पाकिस्तान भी रह चुके हैं। उन्होंने भी इस्लामाबाद जलसे की गलत तस्वीर शेयर कर दी थी, तमाम बाद में अपनी गलती तस्लीम करते हुए उन्हें डिलीट भी किया और एतराफ भी। सच्चाई के बजाय झूठ के रास्ते पर चलना, सबूत के बगैर इल्जाम तराशी को सियासी हिकमत अमली बनाना, गैर जिम्मेदाराना बयानात से झूठा बयानिया अपनाना, रियासती इदारों पर तनकीद के नाम पर नफरत को हवा देना, अवाम को गुमराह करने के लिए अफवाहों का सहारा लेना, तनकीद की आड़ में बदतमीजी को फरोग देना, यह सियासत से गद्दारी है और मुल्क से साजिश है। अब इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद हैं। शामी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शामी साहब, सबसे पहले तो मैं मजमूई तौर पर तमाम सियासी सूरत हाल के हवाले से आपसे आपकी राय जानना चाहूँगा, और फिर ये जो अहम मामला है फेक न्यूज़ के हवाले से, और बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये बताया भी गया और उनके अपने रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से डिस्टेंस भी करते हैं, अपने आप को दूर भी रखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली सियासी तौर पर पाकिस्तान के अंदर कुछ और लग रही होती है और फिर कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स उसको बिल्कुल किसी और तरह लेकर चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुद अपने लोग जो हैं वो मुश्किलात का शिकार होते हैं। उन पर गद्दारी के इल्जामात लग चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs पर, और अगर कोई भी मुज़ाकरात की बात करता है तो उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। लेकिन शामी साहब, सबसे पहले जो सबसे अहम मामला इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में चल रहा है वो जनरल फैज़ हमीद को जो सजा सुनाई गई है उसके हवाले से है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग कहते हैं कि, और खुद नवाज शरीफ कह चुके हैं कि जो लोग इमरान खान को लेकर आए उसमें जनरल बाजवा भी शामिल हैं और दीगर लोग भी शामिल हैं, उन सबको कटहरे में लाया जाए, उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आपको क्या लग रहा है कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ जो कार्रवाई हुई इसका दायराकार बढ़ सकता है, इसका मामला मजीद आगे बढ़ सकता है, या ये यहां पर ही खत्म हो जाएगा और सिर्फ इसी जो ये सजा सुनाई गई है इसी तक महदूद रहेगा? देखिए, जो ISPR की प्रेस रिलीज में कही गई है उससे तो मालूम होता है कि मामला रुकेगा नहीं, आगे जाएगा। लेकिन आगे फ़ौज के अंदर जाएगा या अहले सियासत की तरफ जाएगा, तो इस बारे में ये कहना मुश्किल है कि ये फ़ौज के अंदर जाएगा। और आर्मी चीफ जो है उसकी तो बड़ी हिफाजत की है फ़ौज ने आज तक। आप देख लें कि परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो हुआ और फिर उसके बाद जो कुछ उस मुकदमे का नतीजा निकला वो भी आपके सामने है। और तो ख़ुद याह्या खान जैसा यानी कमांडर इन चीफ जो है जो जंग हार गया और मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो हमारे हाथ से निकल गया और भारत की फ़ौजें जो वहाँ काबज़ हो गई, तो उसके बावजूद जो है उसको जब उसकी तदफीन हुई तो उसको पूरे एजाज़ के साथ तदफीन उसकी अमल में आई और उसको उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया गया। तो ये पाकिस्तान की फ़ौज जो है अपने चीफ़ की हिफाजत करती रही है। और आप देखें, जब परवेज़ मुशर्रफ को नवाज शरीफ साहब ने बरतरफ़ किया, हालांकि कानूनी जवाब उनके पास मौजूद था, लेकिन फ़ौज जो है, फ़ौजी क़यादत जो है वो उनके साथ खड़ी हो गई और जो उनका मुकर्रर किया हुआ आर्मी चीफ था उसको उन्होंने तस्लीम करने से इनकार कर दिया। तो ये मैं समझता हूँ ये अगर माजी को पेश नज़र रखा जाए तो जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ मुझे कोई हाथ बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आर्मी चीफ का जो अदारा है उसकी मेरा ख्याल आर्मी उसकी तकदीस जो है वो बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेगी। और जहाँ तक कमर जावेद बाजवा साहब का ताल्लुक़ है, जो मामलात ज़ेर बहस आ रहे हैं या रिटायरमेंट के बाद जो जब बातें मंसूब की जा रही हैं अब फैज़ साहब से, उसमें उनका कोई अमल दखल भी मालूम नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत एक मुश्किल बात मालूम होती है कि जो आर्मी चीफ हैं साबक, उनकी तरफ कोई दायरा यानी कोई ऐसा हाथ बढ़े और उनको लपेट में ले लिया जाए। लेकिन शामी साहब, हर दौर के अंदर आपने तो तकरीबन पाकिस्तान की इस वक्त जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको बनते हुए भी देखा, इनकी पूरी सियासत भी देखी, कैसे इन पर बुरा वक्त रहा उसमें डील किया, कैसे जब ये हुकूमत में आई तो वो चीज़ें करते रहे, सब चीज़ें। लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान की सियासत में हमेशा जब एक मकबूल सियासी जमात अपोजिशन में होती है तो उसको उसके लीडर को माइनस करने के हवाले से खबरें चलती हैं और कहा जाता है कि वो माइनस हो जाएगा या उसके हवाले से बात हो रही होती है। तो आज क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है और ये बात की जा रही है कि इमरान खान को जो है वो माइनस कर दिया जाएगा, या इवन हुकूमत ये कहती है कि अब इमरान खान के अलावा उनकी रिहाई के अलावा या दीगर मामलात को देखते हुए सिर्फ पॉलिटिकल सतह पर कोई बात करना चाहते हैं तो इमरान खान को साइड पर रखें, अगर आपको ये बात करना चाहते हैं तो आए असेंबली में बैठकर बात करें।
तो आपको लगता है कि एक तो आज तक पाकिस्तान की सियासत में कोई माइनस हुआ नहीं, तो क्या ये रिवायत भी पहली दफा पड़ जाएगी या ऐसा होना मुमकिन नहीं है? देखिए, ये बहुत कहना मुश्किल है। सियासतदान जो हैं उनको माइनस करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन तो माइनस हो गए ना MQM की सियासत से, तो क्योंकि उन्होंने इतना एक मकरू नारा लगा दिया था कि MQM ने उनसे अपना फासला पैदा कर लिया। तो इस वक्त इमरान खान साहब माइनस होंगे या नहीं होंगे, इसका इन्हिसार तो इस बात पर है कि कौन सी कार्रवाई किस तरह होती है, क्या शवाहिद पेश होते हैं, और उसकी जो PTI है उसका रवैया क्या होता है। बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन मेरा ख्याल इस बहस में हमें पढ़ना नहीं चाहिए और इससे अलग होकर सोचना चाहिए। एक शख्स माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। जो आपने कानूनी कार्रवाई करनी है वो कानून के मुताबिक करें, और जो सियासी मामलात हैं उन पर एक सियासी तरीके से गौर करें और मामलात को ठंडा करें। यानी उसमें आग लगाने या तेल डालने से तो एक बेहतर नतीजा नहीं निकलेगा ना। लेकिन शामी साहब, आप कह रहे मामलात को ठंडा करें, वापस लेकर आए, ये होंगे कैसे? जिस कदर गैप पड़ चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इदारों के दरमियान भी और सियासी जमातों के दरमियान, तो आपको लगता है कि ये तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मिल बैठकर इन मामलात को हल कर लेंगी? ये वापस आ कैसे सकते हैं, नॉर्मल कैसे हो सकते हैं? देखिए, माजी में जरदारी साहब जेल में थे तो सऊदी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो थी अपने फैसले कर रही थी। जब नवाज शरीफ साहब जो हैं उन पर पाबंदी लगा दी गई कि वो सियासत नहीं कर सकते, तो पहले तो वो मुल्क से बाहर गए, फिर उसके बाद सियासत में हिस्सा लेने से उनको रोक दिया गया। तो उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून अपने फैसले करती रही। तो मेरा ख्याल है कि इसको PTI की जो क़यादत है उसका इम्तिहान है। वो अपने मामलात को अगर ख़ुद संभाल ले तो इमरान खान साहब जो हैं वो अगर यानी उनको इसमें ना उलझाए और वो भी अपने आप को ना उलझाएं तो ये आसानी पैदा हो जाएगी और आगे जो है हालात को हमवार करने में। तो इसमें मेरा ख्याल के शख्सियात के साथ बांधना नहीं चाहिए, पर अगर आप हिकमत से काम लेंगे तो फिर रास्ते शख्सियात के लिए भी कुशादा हो जाएंगे, लेकिन अगर ज़िद करेंगे तो फिर रास्ते जो हैं वो बंद होते नज़र आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारा माजी है और जो पीपल्स पार्टी का रवैया रहा है, जो मुस्लिम लीग नून का रहा है, और जिस तरह उसने आजमाइशों को भुगता है, उससे भी सबक सीखना चाहिए। अभी इस तमाम तो सूरत में शामी साहब, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करती है एहतजाज करने की और दूसरी तरफ हुकूमत बात करती है गवर्नर राज लगाने की। आपको लगता है कि इससे ये मामला हल हो जाएगा? और इस सूरत हाल के अंदर जो पॉलिटिकल मौजूदा सिचुएशन है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है या जो इस वक्त रियासत का बयानिया है, इसमें गवर्नर राज लगाने से ये एक तो मामला हल हो जाएगा और दूसरा क्या ये सस्टेन भी करेगा गवर्नर राज लगाकर, वो मतलूबा नताइज भी हुकूमत हासिल कर लेगी जो वो करना चाहती है? देखिए, गवर्नर राज लग तो सकता है, लगने में तो कोई ऐसे रुकावट नहीं होगी। एक फरमान ही जारी करना है ना सदर ममलकत ने, तो गवर्नर राज लग जाएगा। लेकिन असल बात यह है कि उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा, और फिर दूसरी बात यह है कि इस वक्त तो मेरा ख्याल के दबाव बढ़ाया जा रहा है हुकूमत पर और PTI पर, और PTI का इस वक्त जो रवैया है वो उसमें एक तब्दीली देखते हैं हम। उसको भी अंदाज़ा हो रहा है कि जो गिरें जो हैं हाथों से डाली जाती हैं उन्हें दांतों से खोलना पड़ता है। तो PTI की जो लीडरशिप है उसने एक नई सियासी कमेटी बनाई है और फिर उसका जो लहजा है वो धीमा हो गया है। कुछ बातचीत पर अब जोर देने की बात हो रही है। तो मैं ख्याल अगर PTI में एक मतलूबा तब्दीली आ जाती है और जो सुहेल अफरीदी की हुकूमत है वो भी अपनी हदूद व क़यूद में रहकर काम करना शुरू कर देती है, तो फिर तो उन्हें घर भेजने की जरूरत नहीं होगी। ये सियासी स्पेस के हवाले से शामी साहब, आपको लगता है कि हुकूमत को भी कोई किरदार अदा करना होगा? उसकी वजह यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर खुद इटसेल्फ दो किस्म के बयानिए हैं। एक तो वो जो इमरान खान कहते हैं, वो पार्टी के कुछ लोग हैं जो बिल्कुल उसी बयानिए पर हैं कि मनवान उसको मानना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि बातचीत से मामलात को आगे लेकर चला जाए। जैसे जो लोग कोट लखपत जेल के अंदर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत है, सियासी लोग हैं, उनकी तरफ से ख़त भी आया था। उन्होंने उस ख़त में भी कहा था कि मुज़ाकरात किए जाएं, मुज़ाकरात से बातचीत से बातों को आगे चलाया जाए। और फवाद चौधरी साहब ने भी मुलाकात की, उन्होंने भी यही पैगाम बाहर आकर दिया कि ये तमाम रहनुमा चाहते हैं कि बातचीत से बात को आगे चलाना चाहिए। तो आपको लगता है, और इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत है वो वकला हैं, वो उस तरह के सियासी बैकग्राउंड नहीं रखते जिस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर सियासी क़यादत है, जिसको दूर कर दिया गया। तो आपको लगता है कि इन सूरत हाल के अंदर और सब सिचुएशन के अंदर उन लोगों को स्पेस देनी होगी जो बातचीत करना चाहते हैं और वो फिर आकर सियासी मामलात को सियासी तरीके से चला सकते हैं?
देखिए उनको स्पेस नहीं दी गई ना, उनकी अपनी पार्टी ने उनको स्पेस नहीं दी, उनको बाइख्तियार नहीं बनाया और हर बात पर जेल से अहकामात आते रहे और जेल से रब्ता करने की ज़रूरत पर जोर दिया जाता रहा। तो सियासत इस तरीके से नहीं चलती। सब कॉन्टिनेंट की पूरी तारीख देख लें तो अगर कुछ लीडर जेल में जाता है तो सियासत जो है वो उसको अपनी मुट्ठी में बंद करने की कोशिश नहीं करता। ये दुरुस्त है कि अगर वो उसके ऊपर जबर हो रहा हो, सितम हो रहा हो, तो उसके अपने नताइज होते हैं और उसकी पार्टी को इससे फ़ायदा होता है, उसकी सियासत को भी फ़ायदा होता है। लेकिन पार्टी जो है उसका वजूद अपने तौर पर कायम रहता है और अपनी हिफाजत करता है। तो मेरा ख्याल ये थोड़ी सी हिकमत अमली जो है उसमें कोताही हुई है और उस पर अगर नज़रसानी हो जाए तो मामलात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। अभी इसी सूरत हाल में शामी साहब, अब फेक न्यूज़ का एक मामला है जो कि एक संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। वज़ीर आज़म साहब से मंसूब कल एक और फेक न्यूज़ चलाई गई जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रीट्वीट किया। तो आपको क्या लगता है इसको किस तरह डील करना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इस फेक न्यूज़ के मामले को हल करना चाहिए? झूठी साबित होती है तो फिर चुपकी भी होती है। फिर जब इंडियन मीडिया जो है उसने कैसी कैसी खबरें नहीं चलाई जंग के दौरान, कहा कि जनाब इस्लामाबाद जो है उसकी बंदरगाह पे कब्ज़ा हो गया है और कराची में ये तूफ़ान बर्पा हो गया है, फलां जर्नल को पकड़ लिया गया है, तो क्या कुछ भी नहीं हुआ, साबित हुआ और पूरी दुनिया में जागनसाई हुई। तो ये झूठी खबरें जो इस तरह की फैलाई जाती हैं वो तो फिर जो फैलाने वाले हैं वो अपना मुंह काला करते हैं और असर उनका खो जाता है। 2-4 मिनट 2-4 घंटे असर हो सकता है, लेकिन उसके बाद तो उसका मनफी उसके असरात मुरतब होते हैं। तो मेरा ख्याल है हमारा जो कानूनी निज़ाम जो है वो मजबूत होना चाहिए और फेक न्यूज़ जो है उनको फैलाने वालों के खिलाफ कानून को निपटने का हक़ हासिल है और कानून को ये हक़ इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी अदालतों को भी यानी ये मुकदमात जो हैं, जो डेफेमेशन के हैं, जो हद के इज़्ज़त के हैं, जो फेक न्यूज़ के हैं, उनको जल्द से जल्द निपटाना चाहिए। उसी तरीक़े से हम एक आगे बढ़ सकते हैं और अपने माशरे में उसको जो मुस्तहकम रख सकते हैं। ठीक है, तो समझते हैं कि इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो भी नतीजा निकलेगा, ख़ास तौर पर इस वक्त जो पॉलिटिकल सूरत हाल है वो बातचीत से ही निकलेगा और फिर कुछ ना कुछ दोनों जमातों की तरफ से अपने आप को पीछे हटना होगा ताकि बातचीत हो सके और मामला हल हो सकें। और फिर सोशल मीडिया जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुद एक मसला बना हुआ है, उसको भी सीरियस होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना होगा। बहुत शुक्रिया मुजीबर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और अहम मामला है जिस पर गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। कराची की गलियों में वो दौर आज भी यादों में ताज़ा है जब चौधरी असलम खान का नाम जराइम पेशा गिरोहों के लिए खौफ और आम शहरियों के लिए तहफ़्फ़ुज़ की अलामत समझा जाता था। 1980 में सिंध पुलिस में शमूलियत इख्तियार करने वाले इस बहादुर अफसर ने 3 दहाइयों से ज़ायद अरसे तक कराची में मुनज़्ज़म जराइम, शिद्दत पसंद नेटवर्क्स और ख़तरनाक गैंग्स के खिलाफ ऐसी जद्दोजहद की जिनसे अक्सर लोग दूर रहने में ही आफियत समझते थे। उनकी जिंदगी का हर दिन एक नया महाज होता था और वो हर महाज पर इसी यकीन और हौसले के साथ खड़े होते थे जैसे शहर की हिफाजत उनकी जाती जिम्मेदारी हो। यह तवील और कठिन सफर 9 जनवरी 2014 को उस वक्त रुक गया जब लियारी एक्सप्रेसवे पर एक कार बम हमले ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाया। इस हमले में चौधरी असलम अपने गार्ड, ड्राइवर और 2 पुलिस एहलकारों के हमरा शहीद हो गए। उनकी शहादत ने कराची के दिल में ऐसा खला छोड़ा जो वक्त गुजरने के बावजूद आज भी महसूस किया जाता है। वक्त आगे बढ़ता रहा मगर चौधरी असलम का नाम और उनकी खिदमत कभी पसे मंजर में नहीं गई। हालिया दिनों में भारतीय फिल्म धुरंधर का ट्रेलर मंजरे आम पर आया तो एक नया तनाज़ा जन्म ले गया। हिदायतकार आदित्य आधुर की इस फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर मधुन और अर्जुन रामपाल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। फिल्म की कहानी 1999 के 13 अगवा 2014 के पार्लियामेंट हमले और मुख्तलिफ सियासी हालात से मुतासिर बताई जाती है जिसमें पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड से जुड़े किरदारों का हवाला भी दिया गया है। फिल्म में शामिल एक नामुनासिब डायलॉग ने ना सिर्फ पाकिस्तानी नाज़रीन को चौंका दिया बल्कि चौधरी असलम की बेवा नौरीन असलम को भी शदीद रंज पहुंचाया। नौरीन असलम ने खुले अल्फाज में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शैतान और जिन से पैदा होने वाले बच्चे को चौधरी असलम कहना निहायत तौहीन आमेज है और यह एक शहीद के किरदार को मस्त करने की कोशिश है। उन्होंने फिल्म बनाने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने का
ऐलान भी किया। इसी तनाजुर में कराची की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में शहरी मोहम्मद आमिर की जानिब से फिल्म के खिलाफ बाकायदा दरखास्त दायर कर दी गई है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि फिल्म पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे पर मबनी है और इसमें हसास इदारों और सियासी जमातों की गलत और गुमराहकुन नक्कासी की गई है। नौरीन असलम ने इस मामले को सिर्फ एहतजाज तक महदूद नहीं रखा, बल्कि वाज़ेह किया कि अगर भारत ने उनके शौहर की कहानी को मस किया है तो वो खुद इसका मौसर और दुरुस्त जवाब देंगी। उनका कहना है कि वो चौधरी असलम की जिंदगी, जिद्दोजहद और खिदमात पर मबनी फिल्म या ड्रामा बनाएंगी ताकि दुनिया को असल हकीकत से आगाह किया जा सके। उनके मुताबिक भारतीय फिल्म में चौधरी असलम के किरदार को सिर्फ लियारी ऑपरेशन तक महदूद कर दिया गया है, जबकि इंसदादे दहशतगर्दी में उनकी खिदमात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। नौरीन असलम का कहना था कि अगर भारत को फिल्म बनानी ही थी तो टीटीपी जैसे दहशतगर्द ग्रोहों पर बनाते, मगर सिर्फ लियारी को मौजू बनाना फिल्म साजों के असल अज़ाइम को जाहिर करता है। फिल्म के खिलाफ रद्द अमल सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहा, खलीजी ममालिक ने भी फिल्म में मौजूद पाकिस्तान मुखालिफ मवाद पर एतराज उठाया, जिसके बाद सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान में फिल्म की नुमाइश रोक दी गई। इन ममालिक में फिल्म की रिलीज की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई और किसी भी खलीजी रियासत में इसे दिखाने की इजाजत नहीं दी गई। पाकिस्तान में फिल्म के ट्रेलर में पीपल्स पार्टी की मुबहिम अक्कासी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। एक जलसे के मंजर में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तस्वीर के साथ आवाम और दूसरी जानिब रहमान डकैत को दिखाए जाने पर यह सवाल जन्म ले रहा है कि फिल्म साज इस तासुर के जरिए क्या साबित करना चाहते हैं। इन्हीं तमाम मामलात पर मजीद गुफ्तगू के लिए इस वक्त हमारे चौधरी असलम की बेवा नौरीन असलम साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नौरीन साहिबा आपके वक्त का। एक तो जब ये ट्रेलर सामने आया था तो आपकी जानिब से कहा गया था कि आप सू करेंगी इस फिल्म को क्योंकि एक मुतनाज़े डायलॉग था उसमें। अब जो फिल्म मंजर आम पर आई है, क्या तासुर है आपका उसको देखकर कि चौधरी असलम साहब का जो किरदार उसके अंदर दिखाया गया है वो हकीकत से किस हद तक मुमासलत रखता है और किन किन ऐसे पहलुओं को उसमें नज़रअंदाज किया गया है या कहाँ कहाँ गलत बयानी की गई है उसमें? पहले तो उनकी वालदा के ऊपर, जो एक मुसलमान हैं हम लोग और हमारी माँ बहनें पर्दादार खातूनें, आज से कुछ अर्सा मतलब पुराने दौरों में इतनी वो आज़ादी भी नहीं थी और जो मजहबी घराने से चौधरी साहब की वालदा का ताल्लुक़ है, ना वो शैतानों से मुरासम रखती हैं। इस्लाम के अंदर कोई भी खातून ना वो जिनों से मुरासम होती है, तो चौधरी पैदा होता है। जो वो माएँ एजाज़ के काबिल हैं जिनके गोदों में अल्लाह ने शेर भेजे इस धरती के लिए और धरती पे मर मिटे। बाकी चौधरी असलम के हवाले से एक तो ये कि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल किया। चौधरी असलम कभी भी बुलेट प्रूफ जैकेट यूज़ नहीं करते। और तीसरी बात ये थी इसके अंदर कि इन्होंने हमारे इदारे और हमारी अफवाज पाकिस्तान को गंदा दिखाया और कभी भी इन लोगों ने पॉजिटिव नहीं दिखाया, क्योंकि वो हमारा दुश्मन मुल्क है। और जबकि पाकिस्तान पे जब अटैक किया गया तो पहल पाकिस्तान कभी नहीं करता। और थोड़ा लेट मगर हमारे जनरल साहब ने जो जवाब दिया को दुनिया ने देखा। तो ये ऐसे प्रोपेगेंडे करते रहते हैं और चौधरी असलम की शख्सियत मिट नहीं सकती एक किरदार के ऊपर। और रहमान डकैत क्या था सब मीडिया को पता है, सब कराची वाले जानते हैं। वो एक इलाके तक महदूद था और कुछ लोगों को हमेशा यरगमाल बनाकर इस्तेमाल किया जाता है, दहशतगर्द करते हैं। और चौधरी असलम के लिए वो एक आंख की बाल जितनी हैसियत रखता है। और चौधरी असलम का किरदार क्या, टीटीपी क्या, जितनी भी तंजीमें दहशतगर्द उनके खिलाफ चौधरी असलम ने काम खुले दिल से किया। आप दुनिया ने सब ने देखा। मैं ये कहती हूँ कि चौधरी असलम को हम ऐसे नहीं ला सकते जिस तरह उन्होंने लाया। फिर लाना पूरा किरदार अच्छा बयान करो। जो उसकी लाइफ इतनी ईजी नहीं होती। मैं एक्टर के खिलाफ नहीं हूँ। वैसे तो आपने एक किस्सा भी सुनाया था संजय दत्त के हवाले से, जो उन्होंने आप तक बताया था, वो भी हम चाहेंगे कि रिपीट कर दे। लेकिन दूसरी तरफ रहमान डकैत के हवाले से एक निगोसिएशन के हवाले से भी एक उसके अंदर सीन दिखाया गया कि जिसमें उनको रहमान डकैत को, रहमान बलोच को जो है वो गिरफ्तार करते हैं और फिर वो निगोशिएट करते हैं। अच्छा, फिर एनकाउंटर भी चौधरी करते हैं ना जी। मीडिया यूट्यूब के ऊपर 9 अगस्त की मिली जुली रात के ऊपर सारी चीज है रहमान की, एनकाउंटर की। और ये अपने से हमारे ऑफिसर्स को गद्दार शो करने की कहानी की गई कि गलत तासर बयान हो मुसलमानों के खिलाफ। ना ये पहले हमारे हामी और नासिर थे, ना आज होंगे, ना कभी होने वाले हैं। इन्होंने जितनी स्टोरी डाली, पहलगाम के वाक़यों को भी हमारे लोगों से मंसूब किया। अगर लियारी की बात करते हैं तो बलूचिस्तान को BLA को कौन फंडिंग कर रहा है?
ये भी सबको पता है, यही है फंडिंग करने वाले। और तालिबानों के अंदर से कौन निकले? नॉन मुस्लिम। तो हर जगह। फिर एक लाहौर के अंदर एक कर्नल अरेस्ट हुआ था, यादव, उसने कहा कि हमने फंडिंग की है चौधरी असलम के लिए, मारने के लिए। फिर हम ही सारे दहशतगर्द पैदा करते हैं, तो पालते हैं, तो जिन आते हैं हमारे पास। हमारे शेर जवान इस धरती पे मर मिटे, चाहे वो पाक आर्मी से हो, पुलिस डिपार्टमेंट से हो, और रेंजर से हो, एयरफोर्स से हो। जांबाज हमारे हमेशा हीरो हैं और हीरो रहेंगे। बाकी हम ये कह रहे हैं कि हम इसको पूरे कैरेक्टर को ड्रामे या फिल्म की सूरत में डालेंगे कि चौधरी असलम हकीकत क्या है चौधरी असलम की। ना तो चौधरी असलम किसी चीज़ से कभी घबराया है, ना कुछ। उसका एक ही मौक़िफ़ है कि मैं कराची को पाक कर दूं और मुझे लोग दुआओं में याद रखेंगे। और ये हकीकत है। चौधरी ने अपनी जान की परवाह नहीं की। ऑप्शन चौधरी असलम के पास बहुत थे। चौधरी गद्दार नहीं था इस मिट्टी का, वफादार था। वरना रास्ते इतने थे कि वो आज इस मार्केट के अंदर होता, मगर नहीं। बिल्कुल यकीनी तौर पर। और आप भी इसी मुल्क के अंदर मौजूद है और वो भी इसी मुल्क के अंदर मौजूद रहे। वैसे तो भारत की जानिब से कहा गया था ये फिक्शनल पर मबनी है, लेकिन उन्होंने हकीकत से जो कुछ क्लिप्स थे हकीकत पर मबनी, वो उसके अंदर यूज की और सारी चीजें यूज की। और आपने खुद कहा कि मैं इस पर ड्रामा या फिल्म भी बनाना चाहूंगी चौधरी असलम साहब की जिंदगी पर। तो अगर वो फिल्म बनाने से पहले आपसे मशवरा करते, या अगर आप इस तरह कोई फिल्म बनाना चाहें, तो वो कौन से पहलू थे जो नहीं कवर किए गए या आज तक लोगों के सामने नहीं आए, जो उस पे आप जरूर उसको कवर करना चाहेंगी या बात करना चाहेंगी? मैं एक पहले बात बताऊं, चौधरी साहब की शहादत को जब 1.5 साल गुजर गया था, तो वफाक में कॉल आई थी सलमान खान की कि वो मूवी बनाना चाहते हैं। जब मुझसे रब्ता किया गया, मैंने कहा हीरो पाकिस्तान का, मट्टी पाकिस्तान की, फिल्म पाकिस्तान की। मैंने नहीं चाहा कभी भी, ना उन्होंने हमसे इजाज़त ली, ना उन्होंने छोटे मोटे क्लिप उठाकर डाल के फिल्म बना दी। और इनके पास शेयरों के कंटेंट नहीं है, वो हमारे मुल्क के हैं। इनके पास कोई और चीज़ नहीं थी। उन्होंने ये काम कारनामा किया और ये पूरी दुनिया को क्या दिखाना चाह रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है, पाकिस्तान गलत है। फिर पाकिस्तान में वो जांबाज भी हैं जो मिटा डालते हैं। और आप भी इसको सू करेंगी इस मामले को, अब जब ये फिल्म सामने आ गई है, जिस तरह आपने ऐलान किया? मुशावरत नहीं, मेरी कल परसों से मुशावरत जारी है इस मौजू पे। बाकी मैं ड्रामा या मूवी इरादा रखती हूँ पूरी तरह कि चौधरी को तकरीबन खुलकर उसकी शख्सियत को बयान किया जा सके कि चौधरी असलम क्या है। और इन्होंने एक बात मुझे ये बताई, इंदिरा गांधी पे मूवी बनाई, नेहरू पे बनाई, क्यों? ये जवाब दे सकेंगे मीडिया के थ्रू मुझे, या आपको या हमारे मीडिया को? ये तो सिर्फ जब अटैक किया था तो इनकी मीडिया ने क्या शोर कर दिया, मुल्तान मिटा दिया, बालपुर मिटा दिया, सारा कुछ मलिया मेट हो गया, वफाक गया। हमारे इधर बोर्ड कासम पे इन्होंने सारी की चीजों को हैंड्स अप कर दिया। क्या हुआ? मैं तो लबे रोड मोटरवे पे थी उस रात, फ्लाइटें कैंसिल होने की वजह से। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, लोग तो मजे ले रहे थे। इन्होंने अपनी अवाम के अंदर जीतने के लिए उनको गलत गाइड किया। पाकिस्तान के रोडों पे मेरी जैसी बंदी, जिसको लाइफ के थ्रेड बाय रोड सफर करती हुई कराची पहुंची, ना ऐसा कुछ था ना कहीं। ठीक है, जो कि फिर राफेल तैयारे कहाँ गए इनका अभिनंदन पाकिस्तान में आके गिरता है, उसको तो चाय से नवाजा जाता है। हमारा कल्चर, हमारा सिस्टम, हमारे इदारे, हमारी अफवाज इज्जत और एहतराम से। और इनकी कस्टडी में एक पाकिस्तानी जब चला गया था, 30-35 साल जेल काटी और उसकी जबान काट दी। बोलो कि बिल्कुल ऐसे ही है। वो हकीकत में हमसे नहीं जीत सकते इंडिया वाले, लेकिन वो अपनी फिल्मों में अपनी आवाम को यही दिखाते हैं। उस बंदे को लेकिन आप क्या समझती हैं, जिस तरह का किरदार संजय दत्त साहब ने निभाया है इस फिल्म का, एक तो उस किरदार के हवाले से जिस तरह उन्होंने उनको कॉपी किया, उन जैसा बनकर इस फिल्म में किरदार किया, वो आपको कैसा लगा? और दूसरा, वो कौन से अहम पहलू हैं जो आप चाहती हैं कि जिनको सामने लाना चाहिए? इसके अंदर तो मस्क किया गया हकीकत को, लेकिन आप कौन से अहम पहलू हैं, कौन से अहम वाकयात हैं जो कि चौधरी साहब की जिंदगी के हवाले से जो आप जरूर मेंशन करेंगे? सुने, मैं ये उनसे नहीं चाहती, मैं पाकिस्तान से चाहूंगी कि चौधरी असलम के पूरी शख्सियत को खोलकर बयान किया जाए आने वाले बच्चों के लिए,
ताकि एक हीरो और उनसे सीख कर हमारे पाकिस्तान के लिए ऐसे शेर दिल पैदा हों। बाकी संजय दत्त का माना है कि गेटअप कहीं मिलता है, कहीं नहीं भी मिलता। मैं ये नहीं कहती, मैं एक्टर के खिलाफ नहीं हूँ। एक्टर पैसा और अपना स्क्रिप्ट पे काम करता है, ठीक है। इसमें जो राइटर है, पीछे जो लॉबी है, वो गलत है। वो पाकिस्तान की दुश्मनियों के ऊपर है। और चौधरी असलम साहब की जिंदगी से जुड़े एक अहम वाक़े को तो जोड़ा गया, रहमान बलोच या रहमान डकैत को। और कुछ वाकयात ऐसे हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे, जिनको जरूर हाईलाइट करना चाहिए, जैसे टीटीपी का आपने जिक्र किया, और उनकी एक और इन तमाम लोगों के जो पाकिस्तान मुखालिफ लोग थे, उनके दिलों में उनकी दहशत तो मौजूद थी। बिल्कुल बात सुनो जनाब, मुझे ये बताएं कि रहमान बड़ा ही है, टीटीपी का तर्जमान बड़ा है। जब चौधरी को कॉल आती है शहादत से 2 महीने पहले कि चौधरी असलम हमारे रास्ते से हट जाओ, मारा कि तुम बहुत दलेर ऑफिसर है, चौधरी ने क्या किया? देखे, एक्टिंग एक अलग प्रोफेशन है। यहाँ पे वो बंदा मुजाहिद बनकर बैठा, उसने जो किया, जो इर्द गिर्द के लोगों ने, फिर ये सोशल मीडिया पे भी आया कि चौधरी ने गालियां दी कि पहले मैं कराची पाक कर लूं, फिर मैं वजीरिस्तान कफन बांध के आऊंगा इस अवाम के लिए। और उसने कोई मट्टी से गद्दारी नहीं की जो नेगेटिव पहलू दिखा रहे हैं। नेगेटिव होता तो आज जिंदा होता चौधरी असलम। चौधरी असलम दौलत पे नहीं बिका, वो अपने मुल्क पे फिदा हुआ है। उसको ऑफर्स कहाँ तक नहीं थी, सब जगह से थी। यूएसए जो कि सुपर कॉप और डर्टी हैरी का खिताब देते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में चौधरी असलम पहले से मौजूद है, आज से नहीं, उसकी अपनी रहती जिंदगी में। तो इन्होंने इस फिल्म को, कुछ चीजों को बनाकर एक दहशतगर्द इतना बड़ा हाई चीजों को मस्क किया गया है, और बिल्कुल उनका नाम आज भी मौजूद है, उनकी इंपॉर्टेंस भी आज भी मौजूद है। इसलिए तो भारत को भी उन पर फिल्म बनाना पड़ी, लेकिन भारत ने हकीकत को मस्क किया है। इसी हकीकत को जब दरअसल ऐसा कोई नहीं, उनके पास ऐसा कोई शेर दिल नहीं है। हमारे पाकिस्तान में ऐसे कई शेर दिल मर्द बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए मौजूद है। बहुत शुक्रिया। नौरीन साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, चौधरी असलम मरहूम की वाइफ हैं, और जो मूवी भारत की जन से बनाई गई उसमें जो हकीकत से हटकर चीजें शामिल की गई, उसके हवाले से जो है वो अपनी राय का इजहार करी थी। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद आप साथ हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, क्या दुनिया में कोरोना जैसी एक और वबा आ चुकी है, और क्या पाकिस्तान भी इससे मुतासिर होने जा रहा है? यह सवाल इसलिए पैदा हुआ क्योंकि दुनिया में खतरनाक फ्लू की एक नई किस्म फैल रही है, जिससे दुनिया भर के माहिरीन सेहत खबरदार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में आने वाली है। आलमी इदारा सेहत ने तस्दीक की है कि हालिया महीनों में दुनिया भर में फ्लू के केसेस बढ़ रहे हैं, और इसका फैलाव तशवीशनाक है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि एहतियात करें और परेशान ना हो। माहिरीन के मुताबिक इस फ्लू की वजह वायरस का एक नया तब्दील शुदा वर्जन है। इसे H3N2 का नाम दिया गया है। पहले जापान और बर्तानिया में फ्लू के केसेस बढ़े तो वजह यही वेरिएंट करार दिया गया, लेकिन अब यह तमाम बरे आज़मों में जाहिर हो चुका है। ये जिस तेजी से फैल रहा है, इसकी मुनासबत से इसे सुपर फ्लू कहा जा रहा है। इसकी अलामात दूसरों से ज्यादा खराब नहीं हो सकती, लेकिन कमजोर मुदाफत वाले लोग इसका शिकार होंगे और इससे आगे भी फैलाएंगे। इससे बचाव के लिए अफरादी और महकमा जाती सतह पर क्या इकदाम किए जा सकते हैं, इस तमाम सूरत हाल पर, और ये कितना खतरनाक है, ये जानेंगे। डॉक्टर गजाला रूबी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, कि लाहौर में मरकजी रिसर्च लैब की डायरेक्टर भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। डॉक्टर साहबा, एक तो ये बताइएगा कि ये पाकिस्तान में अब इसके केसेस सामने आ रहे हैं सुपर फ्लू के, ये किस हद तक खतरनाक है, और ये आम फ्लू से किस तरह जो है वो मुख्तलिफ है, खतरनाक है? जी, इसीलिए इसको सुपर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। इसकी यही वजह है कि इसको सुपर फ्लू का नाम दिया गया है। नॉर्मल फ्लू नहीं कहा जाता। नॉर्मल फ्लू तो सारे कहते हैं कि दिस इज द वायरल, और वो 36 to 72 आवर्स में ठीक हो जाता है। लेकिन ये एक्चुअली इन्फ्लुएंजा ए है, H3N2 का एक स्ट्रेन है, जिसके अंदर एक जेनेटिक ड्रिफ्ट आती है। जेनेटिकली वो चेंज हो जाता है जब आपकी बॉडी में एंटर करता है, और जब आपकी बॉडी में एंटर करता है तो हाई ग्रेड फीवर है, बॉडी एक बहुत बुरी है इसके साथ, और इसके साथ आपको फटीग बहुत ज़्यादा है, जिसका अल्टीमेटली यही कहा जाता है कि आप इसको जितनी जल्दी हो सकता है पेशेंट को नेबुलाइज करें, उसको स्टीम दें, और फेस मास्क का यूज़ करें, और गैदरिंग में जाने से परहेज़ करें, और हैंड वॉशिंग के बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है अगेन, कि आप अपनी हैंड हाइजीन का बहुत ख्याल रखें,
और दूसरी बात यह है कि पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा एडमिशन हो रहा है इन केसेस की वजह से, इस फ्लू की वजह से। पहले नॉर्मल फ्लू होता था जो कि जनवरी और फरवरी में रहता था पाकिस्तान में, लेकिन अब ये दिसंबर में आ गया है और ये स्ट्रेन इन्फ्लुएंजा ए है और अल्टीमेटली इसको लोगों को वैक्सीन की तरफ जाना पड़ेगा। पीपल हैव टू टेक द वैक्सीन फॉर द इन्फ्लुएंजा। और ये बच्चों से लेकर जवान, बूढ़े और वो सब लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं उन सब को फोकस करना पड़ेगा। और इस फ्लू से बचने के लिए ये सब एहतियाती तदाबीर करनी पड़ेंगी जो WHO ने अपनी वेबसाइट पे मेंशन की हुई हैं और हमारे NIH ने भी मेंशन की हैं। तो कि उन सब प्रिकॉशंस को का ध्यान रखा जाए और एक बंदे को जिसको अगर हो गया है तो उसको थोड़ा सा उससे दूसरे लोगों से अलग रखा जाए और अपनी हाइजीन का बहुत ख्याल रखें, बिकॉज प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर वाला हिसाब है। ठीक है डॉक्टर साहब, और जो इसको एक तो वैक्सीन ये की नॉर्मल तरफ फ्लू जाना होता है, पड़ेगा। एक अब ये सुपर फ्लू है, तो इसकी तकरीबन जी। अलामात तो वही बुनियादी तौर पर हमें शुरू में नजर आती हैं। तो कितने दिन के अंदर इंसान को जी। लगता है कि ये सुपर फ्लू की तरफ चला गया है, या फौरी तौर पर अगर फ्लू हो तो इंसान को चेक करा लेना, मरीज को चेक करा लेना चाहिए? मेरा ख्याल है हर बंदे को इसको फौरन से पहले चेक करा लेना चाहिए। अगर 1-2 दिन वेट कर सकता है तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों में आप वेट नहीं कर सकते, जैसे बच्चों में आप वेट नहीं कर सकते, बूढ़े लोगों में आप वेट नहीं कर सकते, आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में वेट नहीं कर सकते, ठीक है? तो उन लोगों को आपको फौरी तौर पे डॉक्टर के पास ले जाना है, हॉस्पिटल लेके जाना है। लोगों को CT स्कैन तक कराना पड़ रहा है, तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको फौरन से पहले डॉक्टर के पास लेके जाएं, बजाय कि घर आप इसको सोचें कि नॉर्मल फ्लू है, जो कि आम गर्मियों में, सर्दियों में हो जाता है, वो ठीक हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको आम अडल्ट जो कि बिल्कुल सेहतमंद है, वो तो 1 आध दिन वेट कर सकते हैं, लेकिन दूसरे जो लोग मैंने मेंशन किया है, उनको वेट नहीं करना चाहिए। दे शुड इमीडिएटली स्टार्ट द ट्रीटमेंट जितनी जल्दी हो सकता है। और आपने कहा कि CT स्कैन तक कराना पड़ सकता है, तो अगर कोई बर वक्त इसके इलाज की जी, तरफ जी। नहीं जाता तो मैक्सिमम इसके क्या नुकसानात होते हैं और क्या असरात इंसानी जिस्म पर होते हैं? उसकी एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं वो अभी उस पे नहीं आ रही, लेकिन इसकी फैक्ट्स और फिगर्स 1-2 दिन में आना शुरू हो जाएंगी कि कितने लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं और कितनी इससे मोर्टेलिटीज हो रही हैं। लेकिन ये सीरियस इशू है, जैसे मैंने आपको कहा कि एक जेनेटिक ड्रिफ्ट है बेसिकली, जो कि H3 और H2 और N2 का एक स्ट्रेन है, जिसकी वजह से वो चेंज हो जाती है आपकी बॉडी। और आपकी बॉडी में सारी, जब आपकी पूरी बॉडी काम नहीं कर रही, फीवर है, जिस्म में बहुत दर्द है, आप इतना लेथार्जिक फील कर रहे हैं, तो आपकी हर रूटीन की सारी एक्टिविटीज खत्म हो गई ना, आपकी सारी एक्टिविटीज खत्म हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली हमें फोकस करना चाहिए कि उसका ट्रीटमेंट करें और उसको क्योर करें, जो भी हैं लोग। और पाकिस्तान का जो हेल्थ सिस्टम है इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है वो इस हवाले से बिल्कुल रेडी है, क्योंकि मरीजों की तादाद जैसे आप बता रही हैं ज़्यादा हो रही है, तो फिर प्रेशर भी हॉस्पिटल्स पर, बर्डन भी ज़्यादा हो रहा होगा, तो क्या उसके लिए भी तैयारियां हुकूमत की जानिब से की जा रही हैं? आप क्या देख रही हैं? जी, सर्कुलेट हो गया हुआ है, लेकिन हमें असल में 4 किस्म के इस वक्त पेशेंट हैं जिनको केटर करना पड़ रहा है। सर्दियों में आपको पता है डेंगू भी का भी ये सीजन होता है। उसके बाद मलेरियल पैरासाइट भी आपका मौजूद है। नॉर्मल फीवर के लोग भी मौजूद हैं आपके पास, जिनको कोल्ड हो जाता है। बूढ़े लोगों को इस मौसम में अक्सर निमोनिया भी हो जाता है, और वो लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं उनको भी। तो आम लोगों को जिनको अटैक्स होते हैं वो भी मौजूद है पेशेंट आपके। तो ये पेशेंट्स को आपने डिस्क्रिमिनेट भी करना है, सबको सेग्रीगेट करके चलना है, फिर आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जितनी जल्दी हो सकता है लोगों को चाहिए कि इसको बजाय घर में बैठकर हम दूसरे आम इलाज पे फोकस करें, कि नॉर्मल की सेल्फ मेडिकेशन पे जाएं। हमें इमीडिएटली डॉक्टर से या उस पे कंसल्ट करना चाहिए। अगर हम खुद अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो अल्टीमेटली हॉस्पिटल पे भी बोझ पड़ेगा और फिर वहाँ पेशेंट की केयर नहीं हो सकेगी, क्योंकि जाहिर है कि अमाउंट और क्वांटिटी तो हॉस्पिटल की लिमिटेड होती है ना। एटलीस्ट इतना बर्डन हो, ओवर बर्डन हो जाएंगे तो फिर ट्रीटमेंट पे भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो बेहतर है कि लोग थोड़ा थोड़ा अपना अपना ध्यान खुद रखें, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइएगा कि जो घरेलू टोटके किए जाते हैं या जो आम फ्लू की दवाएं हैं वो इसके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह हैं? मेरा ख्याल है कि वो ज़माने ख़त्म हो गए। हमें प्रोटीन डाइट और ये वाली चीज़ें तो ज़रूर हैं, और स्टीम लेना और अपने आप को प्रोटीन रिच डाइट पे रखना, ये तो कोई बुरी बात नहीं है। और ड्रिंक्स आपने ज़्यादा लेने होते हैं इसमें।
तो वो तो आपने ज़रूर करना है, और अपने टेम्परेचर को और अपनी दूसरी चीज़ों को मॉनिटर करना है कि उसकी वजह से कुछ और इन्फेक्शंस तो नहीं हो रहे आपको, कि वायरल जो है वो आपका सीरियस तो नहीं होने जा रहा कहीं। और इसके हवाले से आप समझती हैं कोई एसओपीज भी करने चाहिए स्कूलों, दफातर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स के अंदर? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल करने चाहिए कि लोगों को हैंड हाइजीन, फेस मास्क, और जिन बच्चों को स्कूलों में उनको छुट्टी दे देनी चाहिए। ऐसे, क्योंकि जो अच्छे प्राइवेटाइज़ स्कूल हैं वो तो ज़रा-सी भी कंप्लेंट्स हों तो उन बच्चों को पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं कि बच्चे को स्कूल मत भेजें, उसको घर पे रखें ताकि दूसरे बच्चे इन्फेक्ट ना हो जाएँ इससे। ठीक और है। उसके बाद आपको पता है स्मोक भी है, डस्ट भी है, एलर्जीज़ भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिर कंबाइन हो जाती हैं। जब हम एक चीज़ को का ध्यान करना छोड़ देते हैं तो वो चीज़ें वर्स की तरफ चली जाती हैं फिर, और फिर आपकी एलर्जीज़ भी उसके साथ शामिल होती जाती हैं, और वो आपकी एनवायरनमेंटल इफ़ेक्ट्स में भी आ जाती हैं फिर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गजाला असद मौजूद थी और इस तमाम सूरत हाल के हवाले से जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं और इस फ्लू के हवाले से जो बुनियादी मालूमात हैं वो हमारे नाज़रीन तक पहुँचा रही थी। नाज़रीन, एक ब्रेक शामिल करेंगे, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। बरादर मुल्क तुर्की से पाकिस्तान के इक़्तिसादी और अस्करी ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल होने जा रहे हैं। तुर्किया का आला सतही वफ्द वजीर तिजारत से मिला है। तुर्की के वफ्द में एविएशन, तैयारा साजी, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, दिफाई निज़ाम और ऑटोमोटो इंजीनियरिंग के सीनियर माहिरीन भी शामिल थे। पाकिस्तान और तुर्किया ने एविएशन, दिफाई पैदावार और हाईटेक सनतों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इरादा किया है। इससे पहले यह खबरें भी आ चुकी हैं कि तुर्किया ने पाकिस्तान में जंगी ड्रोन तैयार करने की फैक्ट्री बनाने के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली है। बैनुल-अक़वामी जरीदे ब्लूमबर्ग का कहना है कि तुर्किया पाकिस्तान में ड्रोन फैक्ट्री कायम करेगा और वो पाकिस्तान को अपने 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों के प्रोग्राम में भी शामिल करना चाहता है। मंसूबे के तहत स्टेल्थ और तवील फासले तक परवाज करने वाले ड्रोन के पुर्जे पाकिस्तान बरामद होंगे, जहां उन्हें जोड़ा जाएगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि तुर्किया मुश्तरका पैदावारी मुआहदे के तहत पाकिस्तानी बहरिया के लिए जंगी जहाजों की तैयारी पर भी काम कर रहा है। खबरों के मुताबिक तुर्किया ने पाकिस्तान के दर्जनों F-16 तैयारों को भी अपग्रेड किया है। तुर्किया की दिफाई बरामदात इस साल 13% इजाफे से $7.5 अरब तक पहुंच चुकी हैं। तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज 2019 में ही पाकिस्तान में अपना पहला दफ्तर कायम कर चुकी हैं। तुर्किया पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर्स फराहम करने के लिए $1.5 अरब के अहम मुआहदे का भी शराकतदार है। तुर्किया की जानिब से पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मंसूबे पाक फौज की सलाहियत, मयार और काबिल एतमाद शराकतदारी का सबूत है। जब मई में भारत से जंग हुई थी तब भी भारतीय मीडिया के मुताबिक तुर्किया ने पाकिस्तान की मदद के लिए 350 ड्रोन्स भेजे थे। तुर्किया वो मुल्क है जिसकी दिफाई सनत वसी हो रही है और दुनिया में असलहे की तिजारत में तुर्किया का असर रसूख बढ़ रहा है। तुर्किया ने हाल ही में बगैर पायलट उड़ने वाला एक ऐसा लड़ाका तैयारा बनाया है जिसे गेम चेंजर करार दिया जा रहा है। यह तैयारा दुश्मन को रेडार पर नजर नहीं आएगा। इसमें जदीद सेंसर नस्ब हैं जो उसे दुश्मन के तैयारों को दूर से देखने और ट्रैक करने के काबिल बनाते हैं। अपनी पहली ही आजमाइशी परवाज में इसने 50 किलोमीटर दूर एक F-16 तैयारे को लॉक किया और उस पर वर्चुअल मिसाइल दागा। स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्प्री ने गुज़श्ता साल बेहतरीन दिफाई साजो सामान और अस्करी खिदमात फराहम करने वाली 100 कंपनियों की रैंकिंग जारी की। इस रैंकिंग में तुर्की की 4 कंपनियां शामिल की गई। इसमें रेडार बनाने वाली कंपनी, हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट और खुद लड़ाका गाड़ियां बनाने वाली कंपनी, ड्रोन्स बनाने वाली कंपनी, रॉकेट्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनी भी शामिल है। जब पाकिस्तान को तुर्किया के दिफाई ताउन हासिल होगा तो पाकिस्तान की जंगी सलाहियत मजीद बढ़ जाएगी। अब इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कमांडो रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब आपके वक्त का। एक तो तुर्किया पाकिस्तान का ब्रदरली कंट्री है और उसके पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो शुरू से अच्छे हैं और मजीद अच्छे होते जा रहे हैं। खासतौर पर दफाई मामले के हवाले से बात की जाए तो अगर पाकिस्तान के अंदर तुर्किया एक ड्रोन फैक्ट्री लगाता है और उस इश्तराक से ड्रोन तैयार किए जाते हैं तो फिर किस हद तक पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों में, जिसमें कमांड एंड कंट्रोल है, डाटा लिंक है, सैटेलाइट है, इलेक्ट्रिक वॉरफेयर है, कम्युनिकेशन है, किस हद तक पाकिस्तान को मदद मिलेगी कि पाकिस्तान मजीद अपनी चीज़ों को, इन तमाम सहूलियात को अपग्रेड कर लेगा? जी बहुत शुक्रिया ज़ौक साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, मेरी अभी पाक फ़िज़ाइया से तो कंफर्मेशन नहीं हुई, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि पाक फ़िज़ाइया और टर्किश जो कंपनीज हैं ड्रोन्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल, लॉयटरिंग म्यूनिशन बनाने वाली कंपनीज, उनका बहुत सालों से क्लोज कोलैबोरेशन रहा है। ख़ासतौर पर जो मौजूदा सरबराह चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, इन्होंने कमांड संभालते ही टर्की के साथ बहुत ज़्यादा इंगेज किया था। हमारे पास जो इस वक्त एक इंची है अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो वेपन कैरी कर सकता है, शापर 1 है, शापर 2 है, हमारे पास जो लॉयटरिंग म्यूनिशन है, उसमें टर्की ने हमारी ऑलरेडी हेल्प की है। जो अच्छी खबर है, हमारे पास अब पाकिस्तान में नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क जो नेस्टेप है अभी,
वो डेवलप कर रहा है सारे के सारे ये लॉइटरिंग म्यूनिशन और किलर ड्रोन्स वगैरह, और जो कि बहुत बड़ी जंप है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो इंडिया में हमने इस्तेमाल किए थे अभी मई 2025 में, वो तमाम के तमाम मेड इन पाकिस्तान थे। लेकिन टर्की का इसमें बहुत लीड है इसमें टेक्नोलॉजी की, और टर्की बहुत आगे चला गया हुआ है। हम भी बहुत क्लोज फॉलो कर रहे हैं, लेकिन टर्की का एडवांटेज है टाइम का भी और टेक्नोलॉजी का भी। मैं एक छोटी सी मिसाल आपके व्यूअर्स की आसानी के लिए दे देता हूं कि टर्की ने बहुत ज़्यादा ड्रोन सप्लाई किए थे अजरबैजान को, जिसने जंग लड़ी 2021 में आर्मेनिया के खिलाफ। आर्मेनिया के खिलाफ उसका कोई 30 साल पुराना ज़मीन का झगड़ा चल रहा था। 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का उन्होंने आर्मेनिया ने कब्जा किया हुआ था अजरबैजान की ज़मीन पर। जो जंग हुई सिर्फ 40 दिन में ख़त्म हो गई थी। अजरबैजान ने एक्सटेंसिव टर्किश ड्रोन इस्तेमाल किए थे, और वो 10,000 स्क्वायर किलोमीटर जो 30 साल से आर्मेनिया ने कब्जा किया तो छुड़ा लिया था। और उसमें से एक्सटेंसिव इस्तेमाल हुआ था फाइटर जहाज़ों की निस्बत ड्रोन्स का, किलर ड्रोन्स का, लॉइटरिंग म्यूनिशन का। तो मैंने सिर्फ ये साबित करने की कोशिश की है कि आने वाली जंगें अब फाइटर जहाज पर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं होंगी। हम पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं मल्टी डोमेन ऑपरेशंस का और किल पिक्चर का। अब आने वाले वक्तों में बहुत सारा लोड किलर ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशन ये भी उठाएंगे और अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी उठाएंगे, क्योंकि जो ड्रोन्स होते हैं देखिए ये सिर्फ लॉइटर नहीं करते। पहले होता था, इनको कहा जाता था आईज इन द स्काई, जिसका मतलब है जासूसी के लिए सिर्फ ये सर्वेलेंस कर सकते थे। अब ये वेपन कैरी कर सकते हैं, अब ये जैमिंग कर सकते हैं, अब ये डिसीव कर सकते हैं, अब आपको लोकेशन बताते हैं मुख्तलिफ वेपन्स की जो डिप्लॉयड होते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, और जाहिर है जहाज की सपोर्ट में ये उड़ के एक जिसको कहते हैं ना स्काउट के तौर पर भी एक्ट करते हैं। तो अब डायमेंशन बहुत बदल गई हैं, कोलैबोरेशन बहुत ज़बरदस्त होगा अगर आने वाले वक्तों में और ज़्यादा टेक्नोलॉजी हम ट्रांसफ़र करते हैं और उनके हम पल्ला हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के डिफेंस में बहुत बड़ा इजाफा होगा। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि हमने देखा कि यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर ड्रोन्स का किरदार, पाकिस्तान इंडिया वॉर के अंदर ड्रोन्स का किरदार, फिर ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग हुई उसमें ड्रोन्स का किरदार, और फिर आपने जैसे अजरबैजान का जिक्र किया वहाँ पे भी ड्रोन का किरदार, और ये एक नया वॉरफेयर था। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के तनाजुर में इस डील को देखें तो 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम के हवाले से भी बात की जा रही है। तो पाकिस्तान की इस सूरत हाल के अंदर मुमकिना शमूलियत में एवॉनिक्स, स्टेल्थ मटीरियल्स ऐसा या दीगर जो चीज़ें हैं उसमें किस हद तक पाकिस्तान मजीद आगे बढ़ सकता है? देखिए ज़ौक, ये देखिए अगर मैं पूरी दुनिया में नज़र डालूं तो मुसलमान मुल्कों में ये 2 मुल्क हैं जो डिफेंस इंडस्ट्री में सबसे आगे हैं। बहुत सारे मुल्क कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन सबसे जो नोटेबल हैं पाकिस्तान और तुर्की ही है। एक बात, दोनों को ज़ाहिर है डिनाई किया जाता रहा है पास्ट में, यानी माजी में इन दोनों को टेक्नोलॉजी डिनाई की जाती रही है वेस्ट की तरफ से, क्योंकि सबको ये पता था कि ये मुसलमान ज़ाहिर है बहुत काबिल हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब करने के बड़े तरीके हैं, इनकी ह्यूमन रिसोर्स बहुत ट्रेंड है, बहुत इंटेलिजेंट कौमें हैं दोनों, तो ये डेवलप करके हमें ऑब्वियसली साइडलाइन ना कर दे। दोनों को इस तरह किया गया। अब जब इंडिपेंडेंटली तुर्की ने भी बहुत रिसर्च की, ऑब्वियसली ट्रेनिंग एक्वायर की, टेक्नोलॉजी एक्वायर की, उसी तरह पाकिस्तान ने किया। जो इनकी कोलैबोरेशन है ये हम दोनों के लिए नहीं, हम आई थिंक अगर हम मुसलमान मुल्कों को भी इंगेज ज्यादा करेंगे, जिस तरह के वेपन हम बना सकते हैं। जो आप बात कर रहे हैं स्टेल्थ, वो कान बना रहे हैं, डेफिनेटली वो अच्छी एडवांस स्टेज पर है। पाकिस्तान भी PFX बड़ी एग्रेसिवली उसको फॉलो कर रहा है। स्टेज तो मैं अभी नहीं शेयर कर सकूंगा किस स्टेज पर है, लेकिन हम भी बहुत पैशनेटली डेवलपमेंट कर रहे हैं। PFX जो पाकिस्तान का नया जहाज होगा एक्सपेरिमेंट का, उसमें हमें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी अभी भी जाहिर है डिपेंडेंस है हमारी दुनिया पर, लेकिन उस तरह तो हमने JF-17 थंडर भी इसी तरह ही बनाया था। जब हमने 1995 में कंसीव किया था तो पाकिस्तान को बहुत बड़ी मुश्किलात पेश आई थी, क्योंकि ये दुनिया की पहली एयरफोर्स थी जो अपना फाइटर जहाज बना रही थी। हमें रेडार पर मसले आए थे, हमें इंजन पर मसले आए थे, वेपन्स पर मसले आए थे, इनकी इंटीग्रेशन इलेक्ट्रॉनिक्स पर बहुत मसले आए थे। लेकिन ऑब्वियसली सल्यूट टू ऑल PFA वॉरियर्स और तमाम सीनियर लीडरशिप जिन्होंने परसुएट किया पिछले ऑलमोस्ट 30 साल, और आज हम JF-17 थंडर ब्लॉक 3 बना चुके हैं जो इस जंग में बड़ा इफेक्टिवली इस्तेमाल हुआ। PL-15 कैरी करता है जो J-10C के मुकाबले में वेपन है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये हार्डशिप या हर्डल्स तो आती हैं, लेकिन जब परसुएशन हो, मोटिवेशन हो और एंड ऑफ द डे आपको ये लगे कि आप ब्लैकमेलिंग या सैंक्शंस वगैरह से आज़ाद हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। और आने वाले वक्तों में जैसे हम कह रहे हैं कि क्लोज कोलैबोरेशन अगर तुर्की की और पाकिस्तान की होती है, आई थिंक वी कैन डू वंडर्स। अभी एक और चीज़, क्योंकि हम चिश्ती साहब जो भी अपनी तैयारी करते हैं या जो भी अपग्रेडेशन करते हैं, हमारा जो एक पड़ोसी है भारत, उसको देखते हुए करते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी वो कंसीव कर रहा है, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा खतरा उसी बॉर्डर से होता है। तो S-400 के मुकाबले में अगर पाकिस्तान और तुर्की मुश्तरका तौर पर तैयार होने वाले स्टेल्थ और लॉन्ग रेंज जो ड्रोन्स हैं, या इस सूरत हाल के अंदर अगर वो डेवलप कर लेता है, तो ये किस हद तक उसको काउंटर करते हैं जो S-400 भारत के पास मौजूद है दिफाई सिस्टम?
देखिए हमारे पास तो अभी भी हमने डिसेप्शन बहुत कामयाबी से की थी, जो मैं तो इसको सुइसाइडल मिशन ही कहता हूँ या वन वे मिशन कहता हूँ, जो हमारे पायलट्स ने JF-17 थंडर के पायलट्स ने जाकर टेल चॉपर स्क्वाड ने जाकर जो S-400 को नॉकआउट किया था 10 तारीख को। वो बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन वो किया था मुख्तलिफ डिसेप्शन और ऑब्वियसली इनोवेटिव टेक्निक्स लगाकर, जिसकी डिटेल्स अब मीडिया पे ज़ाहिर नहीं बताई जा सकती कि कैसे किया था। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ आप एक टेक्नोलॉजी पर तो कभी भी डिपेंडेंट नहीं हो सकते। और दूसरी बात ये है कि एयर फोर्सेस खास तौर पे दुनिया भर की टेक्नोलॉजी इंटेंस होती हैं, रोजाना की बुनियाद पर आपको डेवलप करना पड़ता है, न्यू ऑब्वियसली इनोवेशन करनी पड़ती है। साइबर कमांड, जिसका आपके प्रोग्राम में भी शायद मैंने कई दफा जिक्र किया, और मैं वॉर से पहले भी होकर आया था, मैं उसके बाद में भी साइबर कमांड जब गया हूँ, तो वो जब मैं उनके नौजवानों से बात करता हूँ जो कमांड में टॉप लीडरशिप थी, तो वो कहते हैं हम तो अगली प्लानिंग कर रहे हैं, हम तो अगले इनोवेटिव तरीके से सोच रहे हैं। मीडिया और आप जो मुझे उन्होंने कहा कि आप तो पिछली जंग को एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन हम तो अगला सोच रहे हैं कि हमने और कैसे डिसेप्शन प्लान करनी है। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आने वाले वक्तों में S-500 भी अगर इंडिया ले लेता है, इंशाल्लाह ताला उसका भी हम तोड़ निकालेंगे। हमारे पास ऑलरेडी HQ-9 भी एक मिसाइल है जो S-400 के मुकाबले में हमने लिया था, जिसने 7 जहाजों में से 1 किल उस मिसाइल की भी एक कंफर्म है पाक फिजाइया की तरफ से। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये टेक्नोलॉजी इंटेंस होती है जिसको आपको ऑनगोइंग रखना पड़ता है। आप किसी स्टेज पर ये नहीं कह सकते कि आज वो वक्त आ गया है, हमारा सेल्फ सफिशिएंट हो गया और हमारी तमाम डिफेंस की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। आपको चाहे कहीं से मिले, अभी हमने अमेरिका से F-16 की जो इंगेज किया हुआ है 2021 से हम चाह रहे थे कि हमें मिले, अब वो अपग्रेडेशन होती है, हमें J-10C और लेने चाहिए, हमें PL-15 और ले। तो मैं कहने की बात ये कर रहा हूं कि हमें सिर्फ एक सोर्स, सिर्फ डेफिनेटली तुर्की बहुत बड़ा रिलायबल क्रेडिबल पार्टनर होगा, लेकिन उसके बावजूद हमें आई थिंक अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए जहां जहां से हमें मिले, चाहे वो चाइना हो या US हो या कोई यूरोपियन कंट्री हो, हमें वो लेते रहना चाहिए। जोशी साहब, अगर ये आपने F-16 का जिक्र किया, तो F-16 की अपग्रेडेशन की बात अगर टर्की हमारे साथ करता है और वो इसमें हमारी मदद करता है, तो क्या इससे US के रिलेशन पर भी फर्क पड़ता है या वो एतराज कर सकते हैं? नहीं, तुर्की का कभी भी US की मर्जी के बगैर इसलिए नहीं करता कि उसका एग्रीमेंट है बायलैटरल। उसने जब यहाँ पे फैक्ट्री लगाई थी F-16 अपग्रेडेशन की, MLU की मिड लाइफ अपग्रेडेशन, जो पहले भी तुर्की ने पाकिस्तान के जहाजों को किया था, वो US के कंसेंट से ही किया था। तो उस एज पर द एग्रीमेंट वो अमेरिका को ऑन बोर्ड होना पड़ेगा ऑब्वियसली, उसके कंसेंट से ही होगा। बहुत शुक्रिया। एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा।